आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात कार्बन मार्केट इन इंडिया, होप एंड चैलेंजेस की। कार्बन मार्केट दरअसल एक टूल है कार्बन के एमिशन पर कीमत लगाकर कार्बन एमिशन को कम करने का। ये टूल कार्बन एमिशन को कम करने के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ कार्बन क्रेडिट के ट्रेड को बढ़ावा देता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज में एनर्जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर गोपाल के सारंगी, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज सेक्टर एक्सपर्ट जय कुमार गौरव जी। वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे गौरव जी कि आखिर ये कार्बन मार्केट है क्या? तो कार्बन मार्केट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक मैकेनिज्म है जिसमें जैसे हम एक एज अ कंट्री, एक देश के रूप में हम एक टारगेट रखते हैं कि कार्बन एमिशंस हमें इतने कम करने हैं। जैसे मान लीजिए 100 टन एमिशंस कम करने हैं, और उसे हम फिर अपने अलग अलग सेक्टर्स में उनको बांट दें कि आपको इतना कम करना है, आपको इतना कम करना है। पर हर सेक्टर की, हर कंपनी की अपनी अलग कॉस्ट है उसको कम करने की जी। तो इसलिए एक मार्केट बना दिया जाता है जिसमें जिनकी कॉस्ट कम है वो उन लोगों की मदद कर सकें जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है एमिशंस कम करने की, और ओवरऑल हम एमिशंस को एक सही इकोनॉमिक एफिशिएंसी के साथ एमिशंस कम कर पाएँ जी। इसमें दो तरह के मार्केट्स हैं। एक कंप्लायंस बेस्ड मार्केट है जो सरकार तय करती है, उसमें टारगेट सरकार तय करती है और कंपनीज को वो अचीव करना ही होता है कंप्लायंस बेस्ड मार्केट में। दूसरा मार्केट है वॉलंटरी बेस्ड, वॉलंटरी मार्केट। वॉलंटरी कार्बन मार्केट में कंपनीज अपने आप तय करती हैं कि वो कितना एमिशंस कम करना चाहती हैं, और वो कार्बन क्रेडिट्स किससे खरीदेंगी। और उसमें हम कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट डेवलपर्स होते हैं, उनसे वो चाहे तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं, और वॉलंटरी मार्केट के द्वारा इन बायर्स को बेचा जा सकता है जो कि कंपनीज ही होती हैं, और वो अपना वॉलंटरी कमिटमेंट लेती हैं कि मैं खुद को कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहता हूँ इस साल तक जी। तो ये दो मैकेनिज्म्स हैं, कंप्लायंस बेस्ड मैकेनिज्म और वॉलंटरी कार्बन मार्केट, जो ओवरऑल कार्बन मार्केट का ही पार्ट हैं। और इस तरह से भारत में अभी कंप्लायंस बेस्ड मैकेनिज्म है नहीं, वो आने वाला है। और जो वॉलंटरी मार्केट है वो चल रहा है ग्लोबली भी। इंडिया में भी काफ़ी प्लेयर्स हैं, प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं जो प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं और अपने कार्बन क्रेडिट्स बायर्स को सेल कर रहे हैं जी। गौरव, हम आपसे और डिटेल में जानेंगे कि ये कार्बन एमिशन क्या है जो आप बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सारंगी से जानते हैं कि डॉक्टर सारंगी, आखिर ज़रूरत क्या है कार्बन मार्केट की, क्या ज़रूरत पड़ गई, और कार्बन फुटप्रिंट क्या है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। धन्यवाद नीता जी। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आज की डेट में, जो कार्बन मार्केट का मुद्दा है। ये मुद्दा जो है उसका हिस्ट्री अगर हम देखेंगे ये काफ़ी पुराना है। इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर देखेंगे ये एक्चुअली शुरू होता है क्योटो प्रोटोकॉल जो 1970 है, जहाँ पे हमारा ग्लोबल बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होता है, कुछ 37 कंट्रीज़ को कार्बन रिडक्शन करना था। वो शुरू हुआ 2005 में, 2012 तक बहुत अच्छा चला। अभी इंडिया की कंटेक्स्ट को हम लाएँ तो इंडिया में हमने कार्बन मार्केट क्यों शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्लोबल कमिटमेंट्स है, बिकॉज इंडिया इज़ ए वेरी रेस्पॉन्सिबल कंट्री ग्लोबली। हमारा हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ग्लासगो में भी कमिटमेंट किए थे कि हमको 45% हमारा एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, हमें फसिल को से निकल करके हमने जाना चाहिए रिन्यूएबल्स को। उस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं ना, कार्बन मार्केट को एज ए इंस्ट्रूमेंट हमने शुरू करने जा रहे हैं, उसके बातचीत हो रहा है। और इसका कार्बन मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है, क्लाइमेट क्राइसिस है, वो बेसिकली दो इम्पोर्टेंट डिवीज़न है उसका। एक तो क्लाइमेट अडेप्टेशन जो बोलते हैं, उसको जो क्लाइमेट क्राइसिस आता है उसको कैसे अडेप्ट करें। दूसरा है उसको मिटिगेट करना, हम उसको जो कार्बन ऑलरेडी एमिट हो चुका है उसको कैसे मिटिगेट करें, आगे जो कार्बन आएगा उसको कैसे मिटिगेट करें। तो कार्बन मार्केट का जो मेन प्रसंग है वो हमें ये इम्पोर्टेंट है कि हमने क्लाइमेट मिटिगेशन की जो एक्टिविटीज और एक्शन है उसको कार्बन मार्केट को विल बी यूजिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशंस। नाउ इंडिया के लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, इंडिया दो ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, बट हमारा एक्चुअल जो एमिशन है वो 7% है, 7% है। और इम्पोर्टेंटली हमारे लिए हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है बहुत कम है।
तो कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि हमें कार्बन मार्केट की ज़रूरत क्या है जी। बट हमारे लिए कार्बन मार्केट नॉट ओनली एक्टिंग एज ए मिटिगेशन इंस्ट्रूमेंट, ऑल्सो इट मे एक्ट एज ए मोबिलाइजिंग फंड्स, क्योंकि हमें क्लाइमेट का जो क्राइसिस आ रहा है, जो क्लाइमेट एडाप्टेशन हम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे फंड्स का ज़रूरत है और गवर्नमेंट का जो लिमिटेड बजट है इसमें इतना अमाउंट नहीं कि हमने क्लाइमेट क्राइसिस को मिटिगेट कर सकते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, इसमें प्राइवेट फंड्स को भी मोबिलाइज करना चाहते हैं। सो क्लाइमेट जो कार्बन मार्केट है, इट विल एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म टू मोबिलाइज प्राइवेट फंड्स टू एड्रेस सम ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है जो डिस्कशन में चल रहा है। तो इसीलिए हमें चाहते हैं कि हमने कंट्री लेवल में कार्बन मार्केट को क्रिएट करें, इंटरनेशनल उसको हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड में बनाए, ताकि ना हम क्या करें ना, इंटरनेशनली हम भी कार्बन क्रेडिट्स जो जनरेट करें कंट्री में उसको बेच सकते हैं और वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए जो फंड्स चाहिए वो टू सम एक्सटेंट कैन बी जनरेटेड बाय कार्बन जो क्रेडिट से। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। जी। गौरव जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हम बिल्कुल कॉमन मैन के लिए अगर आप समझना चाहेंगे कि आपने अभी बात की कार्बन एमिशन की, आपने बात की कार्बन क्रेडिट की, कार्बन एमिशन क्या है और जो कार्बन एमिशन होता है उससे किस तरह का नुकसान है, क्यों उसको कम करने की ज़रूरत है, और कार्बन क्रेडिट क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत है और कितने तरह का होता है, अगर आप एक कॉमन मैन को समझाएं तो। थैंक यू। तो कार्बन एमिशन जो है वो हम कभी भी अगर कोई फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो जब वो जलता है फॉसिल फ्यूल तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। ठीक है। तो एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो गया। ऐसे ही और भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनके भी अलग अलग सोर्सेज हैं जी। तो एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस कहते हैं उन्हें, कि हम जो इंसान हैं वो हम रोज़मर्रा में और इंडस्ट्री में या ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी वजह से कोई एमिशन हो रही है तो वो कार्बन एमिशन कैलकुलेट हो सकती हैं। उसकी मेथडोलॉजीज हैं, बताया हुआ है कि अगर कोई कंपनी इस बिजनेस में है, ये काम करती है, ये प्रोडक्ट बनाती है, इतनी एनर्जी कंज्यूम करती है, इतना फ्यूल यूज़ करती है, तो इतना एमिशन ये कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट। आप एक इंसान का भी कार्बन फुटप्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं अपना कार्बन फुटप्रिंट निकालना चाहता हूँ तो मैं कितनी बिजली इस्तेमाल करता हूँ उसकी वजह से कितना कार्बन एमिशन हुआ, मैं कितना ट्रांसपोर्टेशन कार से जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, हवाई जहाज से जा रहा हूँ, उसकी वजह से कितना एमिशन हुआ, सब में फ्यूल यूज़ हो रहा है या बिजली यूज़ हो रही है, मैंने कितना वेस्ट जनरेट किया। जब वेस्ट लैंडफिल में जाता है, लैंडफिल में वेस्ट सड़ता है, उसमें से मीथेन एमिशन निकलती है, तो वो भी मेरे से एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैंने 1 टन वेस्ट डाला, उसकी वजह से इतना मीथेन एमिशन हुआ, इतना उसके इक्विवेलेंट CO2 एमिशन। तो ऐसे इंडिविजुअल का भी कार्बन फुटप्रिंट निकल सकता है, कंपनी का भी निकल सकता है और देश का भी निकलता ही है, और ये रिपोर्ट्स बन सकती हैं कार्बन फुटप्रिंट की। तो जब हमें पता चल गया कि हमारी कंपनी की वजह से, हमारी वजह से, कंट्री की वजह से इतनी इमिशंस हो रही हैं और ये इमिशंस जाकर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ गया है, जो हम बचपन में पढ़ते थे कि 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, अब वो 0.4 समथिंग हो गया है। तो ऐसे कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, हर साल 2 पार्ट्स पर मिलियन लगभग बढ़ जा रहा है। उसको अगर वो बढ़ता रहेगा तो पृथ्वी गर्म होती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी और क्लाइमेट चेंज होगा। और ऐसा अगर हम इमिशंस कम नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं 2100 तक या 2050 तक जी। और इसीलिए हमें कार्बन एमिशन कम करने की ज़रूरत है। अब अगर आप कोई भी कार्बन एमिशन कम करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उस एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए जी। तो जो पैसा चाहिए उसको जनरेट करने का एक तरीका है कार्बन क्रेडिट या कार्बन मार्केट में पार्टिसिपेट करना। अब जैसे मान लीजिए मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कार्बन एमिशंस से फ्री करना चाहता हूँ, उसकी एमिशंस कम करना चाहता हूँ, तो मैं अपने घर पे सोलर पैनल्स लगवा लेता हूँ और केवल सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट होती है उसी से मैं अपने घर के काम करता हूँ। तो अब मुझे सोलर पैनल लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। हो सकता है कि सोलर पैनल लगाने के बाद जो मेरी बिजली का खर्च आ रहा है और जो नॉर्मल बिजली का खर्च आ रहा है उसमें फ़र्क है, तो मुझे इंसेंटिव चाहिए कि मैं ये चीज़ें करूँ। अब मेरे पास एक पेट्रोल की कार है, अब आप कह रहे हैं आप एमिशंस कम करिए, आप इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर लीजिए, तो इलेक्ट्रिक कार की कीमत ज़्यादा है, उसके मुझे कुछ इंसेंटिव चाहिए जिससे कि मैं
स्विच कर सकूं, तो एक तरीका है कि कार्बन क्रेडिट के द्वारा मुझे वो इंसेंटिव मिल सकता है। ऐसे ही फार्मर्स हैं, फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या उन्होंने अपने खेत में पेड़ नहीं लगाए हुए, बट अगर हम उनको कहें कि आप खेतों में किनारे पे आप पेड़ लगा लीजिए और पेड़ जो कार्बन सिक्वेस्टर करेंगे उसके बदले हम आपको कैलकुलेट कर लेंगे कि आपके खेत में इतने पेड़ हैं और उसकी वजह से इतना कार्बन सिक्वेस्टर हुआ, और आप उसके क्रेडिट जनरेट करके एक कंपनी उसके बदले में आपको पैसा देगी। तो इस तरह के कई तरीके हो सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स में जिनसे आप कार्बन क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं, और कार्बन क्रेडिट के बदले में आपको कुछ कंपनीज पैसा देंगी जिससे कि आप उस एक्टिविटी को फाइनेंस कर सकते हैं। ये तो एक रीजन है, जैसा गोपाल जी ने भी कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइज करने के लिए जो हमें फाइनेंसिंग चाहिए टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, उन एक्टिविटीज को करने के लिए, उन टेक्नोलॉजीज को खरीदने के लिए, वो कार्बन फाइनेंस मोबिलाइजेशन का एक जरिया कार्बन क्रेडिट्स है। और ये क्वांटिफाई हो सकता है, इसके लिए मेथोडोलॉजीज बनी हुई हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन की मेथोडोलॉजीज हैं, और भी स्टैंडर्ड्स हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वेरा स्टैंडर्ड है। इन्होंने मेथोडोलॉजी बता रखी है कि अगर आप खेत में ये चीज़ करेंगे तो आप इतना एमिशन कम करते हैं, अगर आप पेट्रोल की गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी पे स्विच करेंगे तो इतना एमिशन कम होगा, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से अपना घर का या इंडस्ट्री का एनर्जी जनरेट करेंगे तो आप इतना एमिशन कम करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजीज से, अलग अलग एक्टिविटीज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एमिशन कम हुआ। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के बराबर एमिशंस को एक कार्बन क्रेडिट कहते हैं। तो अगर मेरे खेत से 5 टन एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कम हुआ तो मुझे 5 कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, और उनकी एक मार्केट प्राइस होती है, अलग अलग क्रेडिट की अलग अलग प्राइस होती है। उस प्राइस पे जब मैं उसको सेल करने के लिए एग्री करता हूँ तो मुझे वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और उस पैसे से बेसिकली मुझे वो एक्टिविटी फाइनेंस करनी है, या वो मेरे लिए एक तरह का इंसेंटिव है कि मैं इन एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करूँ, इन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ। जी, तो गौरव जी आपने बहुत डिटेल में बताया कि आखिर ये है क्या कार्बन क्रेडिट और कार्बन एमिशन क्या है और क्यों ज़रूरत है इसे कम करने की, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसे कम करने के लिए ज़रूरत है। डॉक्टर सारंगी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि कौन इसमें बायर होते हैं, किन लोगों को इन क्रेडिट्स की, कार्बन क्रेडिट्स की ज़रूरत है, और कौन सेलर हो सकते हैं, कौन प्रोवाइड कर सकते हैं कार्बन क्रेडिट्स को, और कैसे कर सकते हैं, क्या इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म है, क्या मैकेनिज्म है, क्या कोई रजिस्ट्रेशन कराना होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपने जो रखा है। उससे पहले मैं एक आऊँगा बताने के लिए, क्योंकि ये जो कार्बन एमिशन का रिडक्शन जो है उसका मैकेनिज्म हमें क्यों चाहिए, पहले तो हमने बताया था, गौरव जी ने बताया। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट लगता है, और इम्पोर्टेंटली जो कॉस्ट है ये डिफरेंट सेक्टर वाइज भी वैरी करता है, और सेम सेक्टर में डिफरेंट ज्योग्राफी अगर है, सपोज कोई गुजरात में है एक प्लांट, या और दूसरा उड़ीसा में है या कहीं पे है, तो जो कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन्स ये अलग अलग होता है। ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिस है कार्बन मार्केट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और इसको हम कभी कभी हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं एबेटमेंट कॉस्ट, मार्जिनल एबेटमेंट कॉस्ट। तो आपको कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट अगर अलग अलग है, तो जो कंपनी कम कॉस्ट में कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकता है वो ज़्यादा करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर कंपनी कि जिसका कॉस्ट ज़्यादा लगता है। और इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, MBIs, क्योंकि आपको उसके अगेंस्ट में एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला सबको रिड्यूस करना है 10%, तो ये अगर कंपलसरी कर दिया जा रहा है, मैंडेटरी किया जाता है सबके लिए, तो कुछ कंपनीज है जिनके लिए कॉस्ट रिडक्शन बड़ा मुश्किल होता है और डिफ़िकल्ट सेक्टर्स है, सीमेंट है, स्टील है, इसमें उनको ना हार्ड टू एबेट सेक्टर बोलते हैं। तो कुछ कुछ सेक्टर्स है, कुछ कुछ ज्योग्राफी में आप कम कॉस्ट में कर सकते हैं। तो ये तो पहला इशू है कि हमने मार्केट मैकेनिज्म जो कार्बन क्रेडिट के थ्रू में ला रहे हैं वो क्यों ला रहे हैं। सेकेंड है, जैसे जय जी ने बताया कि ये ग्लोबली कब से चल रहा है, 20-25 साल हो गए चल रहा है। और पहले तो कंप्लायंस मार्केट था, ऐसे मार्केट था कि जो क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू में हो रहा था, उसके 3 मैकेनिज्म थे। एक तो था जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हम उसको बोलते थे, दूसरा था CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तीसरा था इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए था वो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था। उसमें ये था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर जो टारगेट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट लगा के उस टारगेट जो एमिशन का रिडक्शन का टारगेट है उसको कर सकते थे। और इंडिया
अगर देखा जाए चाइना नंबर 1 में था, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री था होस्ट करने में उस प्रोजेक्ट को। और इसमें ये फ़ायदा उनके लिए था कि वो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस कर सकते थे इंडिया में प्रोजेक्ट लगा के कम पैसे में, ये जो बेसिस मैंने बताया। तो ये मैकेनिज्म चल रहा था, बट उसके बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ 2012 में, ये थोड़ा हल्ट हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि उसका जो प्राइस है, कार्बन क्रेडिट का जो प्राइस है वो काफ़ी गिर गया। और वहाँ से हमने वॉलंटरी कार्बन मार्केट शुरू किया और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंडिया में हुआ है, करीब 1200 या ज़्यादा 1600 प्रोजेक्ट मुझे जो याद है, 1600 प्रोजेक्ट हमने करवाया था CDM के थ्रू में। उसके बाद वॉलंटरी कार्बन मार्केट में भी हो रहा है। और CDM जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लायंस मार्केट था, उसके लिए गवर्नमेंट का सारे एंटिटीज़ थे, कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे मॉनिटर करना है, कैसे टारगेट सेटिंग करना है। और जो वॉलंटरी कार्बन मार्केट है, जैसे जय जी ने बताया, वहाँ पे वॉलंटरी कार्बन रजिस्ट्री है, जैसे अमेरिकन रजिस्ट्री हो गया, भेरा हो गया, गोल्ड स्टैंडर्ड है। और ये डिपेंड करता है, ये कार्बन क्रेडिट जो जनरेट होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कुछ कार्बन क्रेडिट, सपोज आपने एक प्रोजेक्ट लगाया, आपने सिंपली कार्बन क्रेडिट को जनरेट करके उसको बेचा, और उसके आगे भी जा सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो है हमको देयर इज से सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म, गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो क्या करते हैं, आपको बोलेगा कि कार्बन क्रेडिट तो कर रहे हैं और जो प्रोजेक्ट भी आप जनरेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो बिल्ड कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, लोकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है। तो डिफरेंट तरह की क्रेडिट्स जनरेट हो सकते हैं, डिफरेंट तरह की प्रोजेक्ट्स हो सकता है, ये वैरी करता है सेक्टर में। तो ये जो ग्लोबल डायमेंशन, उसको हमने इंडिया में लाना चाहते हैं, उसके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। बट ये सबसे इम्पोर्टेंट अभी बन गया है, क्योंकि इंडिया अभी प्लान कर रहा है ये कंप्लायंस मार्केट जाने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास प्रॉक्सी मार्केट जो है ऑलरेडी एनर्जी एफिशिएंसी कॉन्टेक्स्ट में भी है, और ये इम्पोर्टेंट अभी बढ़ गया है, क्योंकि हमने ग्लोबली अभी यूरोपियन यूनियन एक नया रूल लाया है, जिसको बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। और उसके तहत के उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मार्केट को हम कैसे फॉर्मुलेट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें और इंटरनेशनली लेवल प्लेइंग फील्ड में लाए, ताकि ना हमने CBM का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाएँ। सो ये बेसिस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट हम चाहते हैं कि उसको कैसे लोगों के पास ये चीज़ें जाए, अवेयरनेस हो, लोग जाने और लोग इंडिविजुअली कंपनी लेवल में बेनिफिट्स ले इसका। जी बिल्कुल। गौरव जी, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर सारंगी, अगर हम ग्लोबल कार्बन मार्केट की बात करें तो इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, और क्या इंटरनेशनली भी ट्रेडिंग हो सकती है कार्बन क्रेडिट्स की? तो ग्लोबल कार्बन मार्केट्स वही कंप्लायंस और वॉलंटरी मैकेनिज्म, दो मैकेनिज्म्स हैं। तो कंप्लायंस मार्केट तो वो बहुत ही कंट्री स्पेसिफिक है या रीजन स्पेसिफिक है। जैसे यूरोपियन यूनियन ट्रेडिंग स्कीम, तो वो केवल यूरोपियन कंपनीज हैं जो आपस में ट्रेड कर सकती हैं। ऐसे ही अमेरिका में भी रीजनल मैकेनिज्म्स हैं और कंट्रीज़ में भी आ रहे हैं। तो कंप्लायंस मैकेनिज्म्स में तो अभी इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उन कंट्रीज़ के साथ। पर वॉलंटरी कार्बन मार्केट में एक मेजर सप्लायर ग्लोबल वॉलंटरी कार्बन मार्केट में इंडिया है। और उसमें जैसा बता रहे थे गोपाल जी कि बहुत सारे 1600-1700 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं अलग अलग रजिस्ट्रीज़ में। जैसे वेरा स्टैंडर्ड की रजिस्ट्री है, गोल्ड स्टैंडर्ड की रजिस्ट्री है। तो उसमें अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के इतने प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं, कौन से सेक्टर में प्रोजेक्ट है, कहाँ पे लोकेशन है उसकी। और वो एक मैं कह सकता हूँ कि दूसरे या तीसरे नंबर पे, क्योंकि ये डेटा थोड़ा सा कन्फाइंड है बिटवीन द बायर, सेलर एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्राइस को लेके। प्रोजेक्ट्स के बारे में ट्रांसपेरेंसी है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, पर उनके वॉल्यूम और प्राइस, वॉल्यूम पर्टिकुलरली प्राइस को लेके ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिटवीन बायर एंड सेलर वो डिसाइड होता है और ट्रांजैक्शन होती है। तो मैं समझता हूँ कि जितना डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे इंडिया सेकंड या थर्ड नंबर का प्लेयर है वॉलंटरी कार्बन मार्केट में क्रेडिट सप्लाई करने के लिहाज से। और ये बढ़ ही रहा है क्योंकि ज़्यादा डिमांड हो रही है वॉलंटरी कार्बन मार्केट में और नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एज अ इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म है इस सेक्टर का, पर्टिकुलरली ट्रांसपेरेंसी को लेके कि प्राइस का ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर कौन सा स्टेक होल्डर कितना फ़ायदा ले रहा है इस मैकेनिज्म से। मान लीजिए मैं फार्मर हूँ और मैंने अपने खेत में पेड़ लगाए हैं जिसकी वजह से 10 टन कार्बन क्रेडिट जनरेट हुए और वो हर टन कार्बन क्रेडिट के $10 मिल रहे हैं, तो $100 की इनकम हुई है।
अब $100 की इनकम हुई है, मैं डायरेक्टली एक छोटा फार्मर तो उसकी रिपोर्ट नहीं बना रहा, उसका रजिस्ट्री नहीं कर रहा, तो बीच में मार्केट प्रोजेक्ट डेवलपर्स कहते हैं या एग्रीगेटर्स कहते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो $100 तो बायर ने दिए, उसके बाद जिसने ट्रेड किया वो अपना कुछ कमीशन रखता है, जो प्रोजेक्ट डेवलपर है वो अपना कुछ कमीशन रखता है, ये सारा सपोर्ट प्रोवाइड करने का, और लास्ट में एक अमाउंट वो फार्मर को देता है। तो वो ऐसा हो सकता है कि $100 का $50 फार्मर को मिले, $80 फार्मर को मिले या $20 फार्मर को मिले। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा उसको हो जो एक्चुअल काम कर रहा है, और जो बीच में ये डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सर्टिफाइंग एजेंसी, वो भी आ जाती है कि भाई मैं इतने क्रेडिट सर्टिफाई कर रहा हूँ, तो मुझे हर क्रेडिट सर्टिफिकेशन के बदले मुझे 30 सेंट चाहिए या 50 सेंट चाहिए। कोई ऑडिटर आ जाता है तो उसकी भी कॉस्ट होती है कि मैं एक प्रोजेक्ट ऑडिट करूंगा तो मैं 20 लाख रुपए फीस लूंगा। अब वो हर क्रेडिट पे वो 50 सेंट पड़ा या $1 पड़ा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अब ऑडिटर ने भी इनकम करी इससे, सर्टिफाइंग एजेंसी ने, सर्टिफाइंग बॉडी ने इनकम करी इससे, प्रोजेक्ट डेवलपर ने इनकम करी, ट्रेडर ने इनकम करी। कई बार ट्रेडर और प्रोजेक्ट डेवलपर एक ही होते हैं। फिर एक एक्सचेंज भी होता है, कई बार उस पर अगर आप अपना प्रोजेक्ट के क्रेडिट सेल करते हैं तो एक्सचेंज कहता है कि आप 100 क्रेडिट सेल कर रहे हैं या $100 कमाए आपने, तो $5 मुझे दीजिए एक्सचेंज फीस। तो इस तरह से अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को जब आप पैसे बांट देते हैं तो जो रिजल्टिंग लास्ट अमाउंट रह जाती है, जो एक्चुअल काम कर रहा है उसको जो पैसे गए वो कितने गए। तो ये अभी ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है इस सेक्टर में। जब ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और एज अ, क्योंकि काम तो उसे फार्मर को करना है या एंड कंज्यूमर को करना है या पर्सन को करना है, इम्प्लीमेंटर को, जब उसे कंफर्म पता होगा कि ठीक है मैं अगर इतने पेड़ लगाता हूँ, ये एक्टिविटी करता हूँ, या मैं गाड़ी स्विच करता हूँ, या मैं सोलर पैनल लगाता हूँ, तो मुझे इतना पैसा मिलेगा और बायर इतने पैसे दे रहा है, इस पार्टिसिपेंट ने इतना लिया, इस पार्टिसिपेंट ने इतना लिया। जब ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो ज्यादा लोग इसमें आना चाहेंगे या आ सकेंगे जी। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है इस सेक्टर को। वैसे इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्योंकि इमिशंस एक्चुअली बढ़ ही रहे हैं ग्लोबली। कंट्रीज़ ने टारगेट लिए हैं और वो मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2030 तक के टारगेट हैं, 2050 तक के तो नेट ज़ीरो टारगेट हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के। इंडिया का 2070 का नेट ज़ीरो टारगेट है। तो डिमांड तो बहुत है कि इमिशंस कम करे जाएं। लोग फाइनेंस करने के लिए भी तैयार हैं इमिशंस कम करने के लिए। एक तरीका है कार्बन मार्केट से आप इसे फाइनेंस कर सकते हैं, पर उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक्टिविटी में आना चाहेंगे। दूसरा एक मैं छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। एक चीज़ है जो कंपनीज खुद को कार्बन न्यूट्रल डिक्लेयर कर रहे हैं या जो बायर्स हैं, वो बायर्स इसलिए खरीदते हैं कि वो अपने कार्बन फुटप्रिंट खुद से कम नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं हम कंपनसेट कर रहे हैं या हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कार्बन न्यूट्रल बन रहे हैं बाय बाइंग ऑफसेट्स। उनको भी थोड़ा सा सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। उनको भी अपने ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि अच्छे क्रेडिट सपोर्ट करें और सही प्राइस दें, जिससे कि एक्चुअल में वो काम हो सके। और इसमें उनको ये नहीं करना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन छुपा ले रहे हैं कि हमने कौन से क्रेडिट को सपोर्ट किया या कौन से प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। उससे फिर जो उनका कंज्यूमर है, जो एक कार्बन न्यूट्रल कंपनी को सपोर्ट करना चाहता है, वो भी उसको विश्वास नहीं हो रहा कि आप एक्चुअली किस तरह से आप अपने इमिशंस कम कर रहे हैं। तो उस केस में ये ज़रूरी है कि बायर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ करके बायर उन क्रेडिट्स को सपोर्ट करे जो वाकई में अच्छे हैं, एनवायरमेंटली भी और सोशली इकोनॉमिकली, जैसे एसडीजी वाला पॉइंट गोपाल जी ने बताया। तो अगर बायर रिस्पॉन्सिबल होगा, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, इस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर सारंगी और गौरव जी, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें कार्बन मार्केट इन इंडिया से जुड़ी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की कार्बन मार्केट इन इंडिया, होप एंड चैलेंजेस की। बहुत कुछ काम किया जा चुका है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, ट्रांसपेरेंसी आना बाकी है। आज की हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। नमस्कार।